Namaskar friends, and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest situation, today we have with us Dr. V.K. Paulji from Niti Aayog, Joint Secretary, Ministry of Health, Shri Love Agarwal ji. First there will be a presentation by Joint Secretary Shri Love Agarwal ji, followed by remarks by Dr. V.K. Paulji. Then we shall take a few questions. Over to Love Agarwal ji. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसे हम सबको अवगत है, सेकेंड वेव में हम लोगों ने 4,14,000 केसेस प्रति रोज के हिसाब से पीक के रूप में ऑब्जर्व किए, जो अब घटते घटते करीब 30,500 549 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में रिपोर्ट हुए हैं। यहाँ हम एक और ट्रेंड नोट कर रहे हैं कि जो केसेस अभी रिपोर्ट हो रहे हैं देश में, वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री, लिमिटेड एरियाज से आ रहे हैं। तो जैसे जो टोटल केसेस अगर हम पिछले एक हफ्ते के भी देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 49.85% ऑफ द टोटल केसेस लास्ट वीक में वह केरला से रिपोर्ट हुए हैं। और इसके साथ ही हम यह देखें, अगर एक पॉजिटिव दृष्टि के रूप में देखें कि जो केसेस की ट्रेजेक्ट्री है वह अब लिमिटेड एरिया में रह गई है। जैसे वीक एंडिंग 1 जून में 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां पर 100 से अधिक केसेस आते थे। 1 जुलाई तक आते आते ऐसे 107 डिस्ट्रिक्ट रह गए थे और अब यह संख्या घटकर ओनली 57 डिस्ट्रिक्ट्स रह गई है। तो यानी कि 222 जिलों में केसेस में कमी नोट की गई है। यहाँ यह समझना हमें अति आवश्यक है कि हम देख रहे हैं कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक लिमिटेड एरिया में दिखाई दे रही है। इसके साथ ही अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एनालिसिस करें तो पाते हैं कि अभी 18 जिले ऐसे हैं देश में जो पिछले 4 हफ्तों से जिसमें एक इंक्रीजिंग ट्रेंड इन केसेस नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः केरला से 10 जिले हैं, महाराष्ट्र के 3 जिले हैं, मणिपुर से 2 जिले हैं, अरुणाचल से 1, मेघालय और मिजोरम से 1 जिले हैं। इसमें यह समझने की आवश्यकता है कि जो ये 18 जिले हैं, ये 18 जिले ही देश के 47.5% केसेस इन 18 जिलों से आते हैं। और उसमें भी मुख्यतः अगर हम केरला के 10 जिले लें तो पिछले एक हफ्ते में 40.6% केसेस इन 10 जिलों से ही रिपोर्ट हुए हैं। हम देख रहे हैं कि देश में एक्टिव केसेस में निरंतर कमी आती जा रही थी। 37 लाख केसेस जहां एक समय पर 10 मई में थे, वह घटकर अब 4 लाख केसेस रह गए हैं। यहाँ यह समझना भी अति आवश्यक है कि जिस तरह से कुछ स्टेट्स में केसेस बढ़े हैं, उसी स्थाई पर जहाँ हमने 27 और 28 जुलाई में देश में एक्टिव केसेस की संख्या 4 लाख से कम थी, अब वह केस की संख्या बढ़कर भी 4,04,000 हो गई है। देश का रिकवरी रेट एक कंटिन्यूड पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में 97.4% कंटिन्यू कर रहा है। ज़रूरत है कि हम रिकवरी रेट पर, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर अपना फोकस उसी स्थाई से बनाए रखें। साथ ही हम देखें कि अगर स्टेट वाइज एक्टिव केसेस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो देश में एक स्टेट है जहां पर 1 लाख से अधिक एक्टिव केसेस की संख्या है और इसी तरह से 8 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 10,000 से 1 लाख तक की संख्या में एक्टिव केसेस हैं और 27 स्टेट ऐसी हैं जहां पर केसेस में काफ़ी कमी आई है और 10,000 से भी कम संख्या में एक्टिव केसेस हैं। यहाँ मुख्यतः हम देखें तो पाते हैं कि इवन इन टर्म्स ऑफ एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में है या एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हॉस्पिटल सेटिंग में है, उसमें भी अगर हम केरला और महाराष्ट्र को ले तो पाते हैं कि देश के 60% एक्टिव केसेस अभी लिमिटेड ज्योग्राफी में हमें पाए जा रहे हैं। इसी के साथ ही अगर हम ओवरऑल केस पॉजिटिविटी की एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक रिलेटिव पॉजिटिव ट्रेंड, जैसे हमने इससे पहले भी इस मंच में बात की है, कि जहाँ एक समय पर 4 से 10 मई के समय पर 21.39% केस पॉजिटिविटी देश में नोट की गई, वह अब घटते घटते अगर हम पिछले हफ्ते को देखें तो 1.98% हो गई है। यानी कि यह ट्रेंड अभी भी कंटिन्यूड नेशनल लेवल पर है और वीकली पॉजिटिविटी 2% से कम अब हम 3 महीने बाद देश में नोट कर रहे हैं। लेकिन जहां एक स्थाई पर ओवरऑल देश में हम वीकली पॉजिटिविटी में काफ़ी कमी नोट कर रहे हैं, वहीं देर आर लिमिटेड एरियाज, लिमिटेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां पर अभी भी अधिक केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, जिसमें ऐसे 44 जिले हैं देश में जहां 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी है। केरला के विषय में हम बात कर चुके हैं
उसके साथ ही अगर हम देखें तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम, इन स्टेट्स में भी काफ़ी अधिक संख्या में जिले हैं जहां पर 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें मुख्यतः अगर हम एक पॉजिटिव ट्रेंड के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि मणिपुर में जहां एक हफ्ते पहले ऐसे 10 जिले थे, उसकी संख्या घटकर 9 जिले रह गई है। अरुणाचल प्रदेश में जहां 5 जिले थे, उसमें एक जिला कम होकर 4 जिले रह गए हैं। मेघालय में 6 की बजाय अब 4 जिले ऐसे हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी है। नागालैंड में जहां 7 जिले एक हफ्ते पहले थे, वह संख्या घटकर अब 4 जिले रह गई है। लेकिन उसी के साथ ही एक एरिया ऑफ कंसर्न भी उभर कर हमारे सामने आता है जब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जहां एक हफ्ते पहले कोई भी ऐसा जिला नहीं था जिसकी पॉजिटिविटी 10% से अधिक थी, वहां पर अब एक जिला ऐसा है जहां पर 10% से अधिक केस पॉजिटिविटी पाई जा रही है। देश में ओवरऑल मैनेजमेंट के एफर्ट्स के रूप में वैक्सीनेशन कवरेज को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। अब तक टोटल 47.85 करोड़ डोजेज देश में दी जा चुकी हैं, जिसमें अगर हम फर्स्ट डोज कवरेज देखें तो 37.26 करोड़ डोजेज फर्स्ट डोजेज में दी जा चुकी हैं एंड 10.59 करोड़ डोजेज सेकेंड डोज के रूप में दी जा चुकी हैं। इसमें जैसे कि हमने इससे पहले भी इस मंच पर कई बार बात की है कि ओवरऑल फोकस यह रहा है कि कैसे हम अपने वैक्सीनेशन डोजेज के एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ाएं। तो हम आपको बताना चाहेंगे, जहां मई में ओवरऑल देश में 6.1 करोड़ डोजेज दी गई, जून में बढ़कर वह 11.96 करोड़ डोजेज हुई और जुलाई में टोटल 13.45 करोड़ डोजेज देश में दी गई हैं। और इसी को अगर हम एक एवरेज वैक्सीनेशन रेट के रूप में देखें तो हम पाते हैं कि अराउंड 19.6 लाख डोजेज जहां प्रति रोज हमने मई मंथ में देश में दी गई, उसको बढ़ते बढ़ते 39.8 लाख इन जून और अब वह बढ़कर जुलाई में 43.41 लाख डोजेज प्रति रोज के औसत से दी गई हैं। यानी कि जो प्रगति, जिस स्पीड से हम कार्य कर रहे थे, उसको मोर देन डबल इन द मंथ ऑफ मई टू जुलाई हमने नोट किया है। इसी विषय में एक और हम विषय आपकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि ओवरऑल पेस ऑफ वैक्सीनेशन देश में स्टेट्स का सहयोग लेते हुए बढ़ाया जा रहा है। जैसे कि अगर हम देखें कि देश में पहली 10 करोड़ डोजेज देने में, वहां तक अचीव करने में हमें 85 दिन लगे। उसके बाद 10 से 20 करोड़ डोजेज के पहुंचने के लिए हमने उसको अपने पेस को बढ़ाया और हम वह संख्या यानी कि 20 करोड़ डोजेज की संख्या हम 55 दिनों में पूरी कर पाए। इसके साथ ही फर्दर स्पीड को बढ़ाया गया, प्रोसेस को बढ़ाया गया, पेस के ऊपर काम किया गया और 20 से 30 करोड़ डोजेज में जहां इससे पहले हमने 85 दिन या 55 दिन लिए, वह घटकर नंबर ऑफ डेज घटकर 29 डेज रह गई है। और साथ में 30 से 40 करोड़ डोजेज में फर्दर हमने प्रगति की और हम 24 दिनों में 10 करोड़ एडिशनल डोजेज प्रोवाइड कर पाए। और अगर हम देखें कि 40 से 45 करोड़ डोजेज में हमने अभी तक केवल 11 दिन लिए हैं और एक कंटिन्यूड बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग की साइड पर और डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स के साइड पर भी कार्य करते हुए इस पेस को कंटिन्यूड वे में बढ़ाया जा रहा है। इसी के साथ ही ऐसी कई स्टेट्स हैं जहां पर 3 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन डोजेज ओवरऑल सप्लाई की जा चुकी हैं, जिसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश में 4.88 करोड़ डोजेज, महाराष्ट्र में 4.5 करोड़ डोजेज, गुजरात में 3.4 करोड़ डोजेज, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और वेस्ट बंगाल में जहां पर कि 3 करोड़ से अधिक डोजेज दी जा चुकी हैं। यहाँ एक मुख्य विषय अभी हम लोगों को फिर से समझने की, फिर से ध्यान में रखने की एक ज़रूरत है, वह यह है कि कोविड के केसेस पूरी दुनिया में अभी भी अधिक संख्या में आ रहे हैं, यानी कि पेंडेमिक इज़ फार फ्रॉम ओवर। और जैसे कि हम एक पिछले विषय में भी, पिछले मंच में भी इस बार बात कर चुके हैं कि सेकेंड वेव एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न्ड इज स्टिल नॉट ओवर। अगर आप देखें तो देश में अभी, पूरे दुनिया में अभी भी 4,77,000 के करीब औसतन प्रति रोज केस आ रहे हैं। यह काफ़ी अधिक संख्या है और यह एक इंक्रीजिंग ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। इसी विषय में हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे कि जैसे एक विषय, या तो हम ग्रोथ रेट की बात करें या एक्टिव केसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात करें, या इसको एक टेक्निकल दृष्टि से अगर हम आप लोगों के सामने रखें तो एक इसमें अंश यूज किया जाता है रिप्रोडक्शन नंबर। रिप्रोडक्शन नंबर मीन्स कि एक इन्फेक्टेड आदमी अपने इन्फेक्शियस पीरियड में कितने और लोगों को इन्फेक्ट करता है। यहाँ यह माना जाता है कि रिप्रोडक्शन नंबर जब भी 1 से अधिक है तो इसका मतलब है कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री इंक्रीजिंग है
और टू दैट एक्सटेंट उतना ही कंट्रोल करने की आवश्यकता है। तो यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में भी अभी केसेस बढ़ रहे हैं। ऑन एन एवरेज वहाँ रिप्रोडक्शन नंबर अभी 1.2 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड आदमी एक से अधिक 1.2 लोगों को अपने इन्फेक्शन की अवधि में इन्फेक्ट कर रहा है। कनाडा में भी यह नंबर बढ़कर 1.2 के करीब है, ऑस्ट्रेलिया में यह 1.2 है, और इंडिया में जहां कुछ दिनों पहले करीब 0.88 रिप्रोडक्टिव रेट हम नोट कर रहे थे, उसमें हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ लिमिटेड टेरिटरीज में हमने इसमें वृद्धि नोट की है। जरूरी है कि हम अपने कार्य प्रणाली में दो तरीके से एनालाइज करें। एक तो वह लिमिटेड ट्रेजेक्ट्री जहां पर अभी अधिक केसेस आ रहे हैं, वहां पर हमारा कंट्रोल बहुत कठिनता से हम उसको कंट्रोल करने में अपना कार्य करें। दूसरा, अगर कहीं पर रिप्रोडक्टिव नंबर यह इंडिकेट करता है कि एक इंक्रीजिंग केसेस की ट्रेजेक्ट्री है, तो वहाँ पर भी हमारा ध्यान उसी तरह से बना रहे ताकि वहाँ पर भी इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैल पाए। इसमें मुख्यतः अगर आप देखें कि 8 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ रिप्रोडक्टिव नंबर आज देश में 1 से अधिक है, और उसमें भी मुख्य जो हमारे लिए एक चिंता का विषय होना चाहिए, ना कि यह नंबर अधिक है, इसके साथ ही इस नंबर का एक इंक्रीजिंग ट्रेंड दिख रहा है। हमने इस विषय में कई बार इस विषय में चर्चा की है कि जरूरी है, हमें ध्यान रखना है कि वायरस नहीं थका या हम नहीं थक सकते, हमें कंटिन्यूड बेसिस पर कोविड-19 से अपनी लड़ाई को जारी रखना है। तो जरूरी है कि यह स्टेट जहां पर जैसे मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में रिप्रोडक्टिव नंबर 1.4 के करीब है, जम्मू कश्मीर में 1.4 है, लक्षद्वीप में 1.3 है, और इसी तरह बाकी स्टेट्स में जहां पर रिप्रोडक्टिव नंबर 1 के करीब है, वह स्टेबल या डिक्रीजिंग ट्रेंड अगर दिखा रहा है, तो इसको एनालाइज करते हुए जो भी कार्य कोविड-19 के मैनेजमेंट के संबंध में करना है, हम स्टेट के साथ मिलकर उस पर कार्य करते रहें। इसी विषय में एक और अंश हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे। हमारी कोविड की लड़ाई में मुख्यतः प्रजा के साथ साथ, सिटीज़न के हर सपोर्ट के साथ साथ हमें हमारे स्वास्थ्य कर्मियों का सपोर्ट मिला है, हमारे युवा नेताओं का सपोर्ट मिला है, युवक का सपोर्ट मिला है, और हमारे ANMs, आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स का सपोर्ट मिला है। इस विषय में कोविड ग्राउंड जीरो के रूप में कहानियाँ आशा और विश्वास की हम आप लोगों के सामने अमरावती जिले में मेलघाट गांव में जो एफर्ट्स किए गए फील्ड स्थाई के लेवल पर कि कैसे वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, कैसे लोकल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाए, कैसे यूथ ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाए, और कैसे आउटरीच की जाए, और उसके द्वारा वैक्सीनेशन कवरेज पे जैसे उन्होंने कार्य किया है, हम आप लोगों के सामने रखना चाहेंगे। महाराष्ट्र का आदिवासी बहुल सुदूर मेलघाट क्षेत्र, जहां कोविड टीके को लेकर हिचकिचाहट एक आम बात थी। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में कोविड मामलों की वृद्धि दर को कम करने के लिए 16 जनवरी से 21 जनवरी तक एक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। हालांकि मेलघाट आदिवासी बहुल गांव के लोगों ने टीकाकरण को लेकर अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, क्योंकि वो टीका लगवाने को लेकर अनिच्छुक थे। उनकी मान्यताओं, आशंकाओं, अंधविश्वासों और गलत धारणाओं के कारण ऐसे भी दिन थे जब टीकाकरण टीमों को टीकों के साथ लौटना पड़ता था, क्योंकि कोई भी ग्रामीण टीकाकरण के लिए तैयार नहीं था। स्थानीय लोगों को टीका लगवाने को तैयार करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। धरनी की अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर मिताली सेठी ने धरनी चिखलधरा में जिला परिषद, पंचायत समिति सदस्यों, सरपंच और अन्य स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर टीकाकरण कार्य पूर्ण कराने के लिए आदिवासियों से बात करने के निर्देश दिए। अंत में कई कारकों ने मदद की। आसपास के जिलों के लोगों को भी मेलघाट के आदिवासियों की इस अनिच्छा की जानकारी थी, लिहाजा वो इस जिले में आकर टीके लगवाने लगे। जब ये बात स्थानीय आदिवासियों को बताई गई कि तुम्हारे हिस्से का टीका बाहर के लोग आकर लगवा रहे हैं, तो उनकी आंखें खुली। मिताली सेठी स्थानीय कोरकू भाषा में वीडियो YouTube पर पोस्ट करने की पहल के साथ आगे आई। क्लिप में डॉक्टरों और स्थानीय लोगों ने 1 महीने पहले शुरू की गई परियोजना में टीकाकरण के लाभों पर चर्चा की। विभिन्न गांवों में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से टीकाकरण शिविर और जन जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और नर्सों ने घर घर जाकर जागरूकता पैदा की और ग्रामीणों को खुले स्थानों पर चाय और नाश्ते के लिए बुलाया गया, जहां टीकाकरण के बारे में सभी भ्रांतियों को कोरकू भाषा में परामर्श द्वारा दूर किया गया। हम
सब लोगों की तरफ से अपने स्वास्थ्य कर्मियों, अपने उन युवक लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो फील्ड पर टीकाकरण से संबंधित इस तरह के कार्य के द्वारा हमें सपोर्ट दे रहे हैं। अब इस सिचुएशन में जब हम देखते हैं कि केसेस की ट्रेजेक्ट्री एक लिमिटेड एरिया में दिखाई दे रही है और दूसरे स्थान पर कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर R0 फैक्टर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ज़रूरी है कि हमारी कोविड की लड़ाई पर मिशन मोड अप्रोच में कंटिन्यूड बेसिस पर हम कार्य करते रहें। कोविड की लड़ाई के संबंध में हमारी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने कई बार बात की है, हम फिर से दोहराना चाहेंगे, फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिसमें मुख्यतः है टेस्टिंग। तो यानी कि हमें ज़रूरत ध्यान रखना है कि जब भी हमें कोई सिम्टम लगे तो हम समय पर टेस्ट कराएं ताकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के द्वारा केस को सीवियर होने से पहले हम कंट्रोल कर सकें। और टेस्ट के साथ साथ हम ट्रैकिंग पर ध्यान दें, यानी कि ज़रूरी है कि अगर कोई आदमी को कोई भी सिम्टम है तो वह अपने आप को आइसोलेट करे और जो लोग उसके संपर्क में आए हैं उनको कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के द्वारा हम आइडेंटिफाई करें कि उनको भी अगर टेस्टिंग की ज़रूरत है एक स्थाई पर, हम उनकी टेस्टिंग करें, या अगर उनको टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है तो वो अपने आप को आइसोलेट रखें और अपने आप की सेल्फ मॉनिटरिंग करें। इसी के साथ ही थर्ड कंपोनेंट, तीसरी अप्रोच फोकस ऑन क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल यानी कि ट्रीटमेंट, और उसमें ज़रूरी है कि एक स्थाई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट के साथ मिलकर कार्य करे और इंश्योर करे कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड ऑन केस ट्रेजेक्ट्री हम उसी स्थाई पर बढ़ाते रहें, जिसमें हमारे हेल्थ वर्कर्स को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग हो, हमारे हेल्थ वर्कर को रिक्वायर्ड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल प्रोटोकॉल मिले और उसके द्वारा हम कार्य करें। चौथा वेपन जो हम लोगों के सामने है वह है वैक्सीनेशन, और वैक्सीनेशन जैसे इस मंच पर भी कई बार हमने इस पर चर्चा की है, वैक्सीनेशन जो भी देश में अप्रूव हुई हैं वे बिल्कुल सेफ़ हैं, एफिकेशियस हैं और हमें हर तरीके से सपोर्ट करती हैं। जहाँ एक स्थाई पर वो हमें बीमार होने से बचाती हैं और अगर किसी कारणवश कुछ लोग बीमार हुए भी तो उनको सीरियस होने से बचाती है, लाइफ सेव करने में हमारा सपोर्ट करती हैं, तो हमें वैक्सीनेशन पर भी उतना ही ध्यान रखना चाहिए। और पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट अंश सोशल वैक्सीनेशन के रूप में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यहाँ इसी मंच पर हमने कैंपटी फॉल की भी आपको कुछ इमेजेस दिखाई थी, कुछ और प्रांतों में आप लोगों के द्वारा भी ऐसी इमेजेस दिखाई गई हैं जहाँ पर जब देश में हम रिलैक्सेशन दे रहे हैं तब कुछ स्थानों पर चाहे कोविड फटीग समझें, कोई और कारण समझें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो या कुछ भी कारण हो, कुछ लोगों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का उस ढंग से फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। हमारी आपके द्वारा सब लोगों से विनती है, हम कंटिन्यूड बेसिस पर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जैसे देश में R0 बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं देश में कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर अभी केसेस की संख्या में वृद्धि नोट की जा रही है, कुछ ऐसे प्रांत हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी हाई है। वहां पर 3 मुख्य अंश, यानी कि पहला अंश यूज़ ऑफ मास्क, हमें मास्क को हमेशा प्रयोग करना है। दूसरा 2 गज की दूरी, हमें फिजिकल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है। तीसरा हैंड हाइजीन, हम अपने हाथ को समय समय पर साफ करते रहें। और अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो हम सोशल वैक्सीन के रूप में कोविड जैसी महामारी को अपने बीच में फैलने से रोक पाएंगे। हम आपसे फिर अंत में यही विनती करना चाहते हैं, हमारी 5 फोल्ड स्ट्रैटेजी के रूप में फोकस ऑन टेस्टिंग फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन, फोकस ऑन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, फोकस ऑन ट्रीटमेंट, वैक्सीनेशन एंड कोविड सेफ बिहेवियर हमारी लाइफ में एक न्यू नॉर्मल के रूप में हम इसको इस्तेमाल करके कोविड से अपने आप को बचाने में और अपने परिवार को बचाने में सहयोग दें। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद। आज आपके सामने जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, डेटा प्रस्तुत हुआ है, मिक्स्ड पिक्चर फिर सामने आई है। हम देखते हैं कि जिन ज़िलों में 100 से ज़्यादा केसेस हो रहे थे वो कम हो गए हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि केस हाई पॉजिटिविटी वाले भी ज़िलों में चेंज आया है। बिफोर दैट ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है और जो हाई पॉजिटिविटी के ज़िले हैं उनमें भी गिरावट आई है, लेकिन वहीं पे एक सिग्नल मिलता है कि नए ज़िले भी हाई पॉजिटिविटी रेट के साथ जुड़ रहे हैं। एक सिग्नल ये मिलता है। दूसरा, आपके सामने जो डेटा और मैप दिखाया गया उसमें ये भी दिखाया गया कि हमारे कई प्रांतों में, कई राज्यों में रिप्रोडक्शन नंबर जो है वो 1 से ऊपर पहुंचा हुआ है और बढ़ रहा है। और continuing high active case load and pandemic load in the state of Kerala continues to be
वेरी सिग्निफिकेंट वरी। तो मिक्स पिक्चर है, और आज के कंसर्न्स में हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, मिजोरम, कर्नाटक, पुडुचेरी और केरल, ये राज्य जो हैं वो चिन्हित हुए हैं आपके सामने। सो मिक्स्ड पिक्चर, एंड इट ओनली एम्फसाइजेज द नीड फॉर अस टू यूज़ द फुल आर्मामेंटेरियम ऑफ पेंडेमिक कंट्रोल एंड पेंडेमिक रिस्पॉन्स, जिसको कि लव अग्रवाल जी ने एंड में बड़े अच्छे तरीके से समझाया आप सबको, और उसको दोबारा एम्फसाइज किया। द फैक्ट रिमेन्स कि अगर हम ये मानते हैं कि कंपैरेटिवली स्टेबल है सिचुएशन, ओवरऑल नंबर्स स्टेबल हैं, किसी हद तक कम भी हुए हैं, कल का डेटा अगर देखें तो फिर एक विनती है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और कॉन्टैक्ट्स को क्वारंटाइन करें। फिर ये विनती है कि आप जहाँ पे क्लस्टर ऑफ केसेस है वहाँ पे कंटेनमेंट जोन्स बनाएं, ताकि वायरस वहीं तक सीमित रहे, उससे बाहर नहीं जाए। इसके ऊपर जितनी भी हम मेहनत कर सकते हैं इस अंश पे, इस पार्ट पे, वो कभी मैं कहूँगा कम नहीं होगी, क्योंकि अगर हम उसी जगह पे वायरस को कंटेन करते हैं, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन को लोकलाइज करते हैं, सप्रेस करते हैं, वो नहीं फैलेगा। तो आज पर्टिकुलर रिक्वेस्ट है सबसे, आम व्यक्ति से भी, एडमिनिस्ट्रेशन से भी और राज्यों से भी, टेक्निकल टीम्स के साथ भी, डिस्ट्रिक्ट टीम्स के साथ भी, कि इस तरफ अपनी जो नज़र है, अपनी जो मेहनत है, उसको बिल्कुल कम नहीं करें। और इसके साथ साथ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, भीड़ में नहीं जाना, अननेसेसरी ट्रैवल को अवॉइड करना, ये भी एक इम्पेरेटिव है जो हमारे सामने अभी दिखाई दे रहा है। हमें जानना है, हमें मालूम है, और हमें ये भी जानना है कि डेल्टा वेरिएंट हमारे देश में फैला हुआ है, डोमिनेंट प्रॉब्लम है, वेरी डोमिनेंट प्रॉब्लम है, और यही डेल्टा वेरिएंट ग्लोबल पेंडेमिक का भी अब हिस्सा बन चुका है। और अमेरिकाज़ में 30% इंक्रीज़ हुई है न्यू केसेस में, वेस्टर्न पैसिफिक रीजन में WHO के 25% इंक्रीज़ हुई है। तो द पेंडेमिक इज स्टिल रेजिंग and pandemic is still persisting. The second wave is persisting in our own country, and we are concerned that some states have an R0 which is in the wrong direction. Please remember that this R0 had come to 0.6 and below, or so, around that. And now if it is above 1 and if it is rising in some states, it is truly a cause for concern. Shows that the virus wishes to expand. Pandemic has a tendency to still expand, and we must curb it with all our might. मेरा सेकंड सुझाव, विनती है कि वैक्सीनेशन एक कारगर तरीका है अपने आप को बचाने का और पेंडेमिक को कंट्रोल करने का। और किसी भी अपसर्ज को, किसी भी आउटब्रेक को के लिए तैयारी का एक महत्वपूर्ण पिलर और वेपन जो हमारे पास है वो वैक्सीनेशन है। ये हम सब जानते हैं। मैं देख रहा हूँ कि अगर हम 45 के और 60 तक के एज ग्रुप में देखें तो आज के अपडेटेड डेटा के बेस के ऊपर 52% व्यक्तियों को फर्स्ट डोज, सिंगल डोज मिली है, 52%, और 19.4% को 2 डोज मिली। अगर हम 60 के और 60 से ऊपर जाते हैं तो 55.6% को सिंगल डोज मिली है और 27 को 2 डोज। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि क्योंकि ये वल्नरेबल ग्रुप है, मॉर्टेलिटी के परिप्रेक्ष्य में एडवांस्ड एज इज़ अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रिस्क फैक्टर, और इस समूह के लिए हमारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पहले से शुरू हुआ था एज अ प्रायोरिटी ग्रुप। तो अगर हमने पेंडेमिक के असर को इन टर्म्स ऑफ मॉर्टेलिटी कम करना है तो जो वल्नरेबल एज ग्रुप है, एल्डरली ग्रुप है, 45 से ऊपर वाला जो ग्रुप है इन पर्टिकुलर, उनको हमें वैक्सीनेशन से जोड़ना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा को कम से कम 1 डोज मिली है, लेकिन यह नंबर जो है, ये प्रोपोर्शन जो है, इसको बढ़ना चाहिए, और इसको भी हम अपनी किसी भी फ्यूचर सर्च के लिए एक महत्वपूर्ण तैयारी का बिंदु मानना चाहिए। सबका वैक्सीनेशन हो, लेकिन उसमें जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं और उम्र वाले हैं, एक उम्र के ऊपर वाले हैं, उनको बहुत ही जल्दी से, अगर उन्होंने कोई डोज नहीं लिया तो प्लीज़ लीजिए,
खूब वैक्सीन अवेलेबल है, उनके लिए कोई कमी की बात ही नहीं है। और जिन्होंने एक डोज लिया है और दूसरी डोज ड्यू है, उनको प्लीज़ दूसरी डोज लेने के लिए अपनी तत्परता बरतनी चाहिए। इन्हीं दो मैसेजेस के साथ हम आगे नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. We now take some questions. Okay, 50. इस मंच से जहाँ तक मुझे ज्ञात है, हमने ये कहा था कि 51 करोड़ के लगभग डोजेज़, अबाउट 50 करोड़ डोजेज़ उपलब्ध होंगी एंड ऑफ जुलाई तक। और उसके बाद का जो रूपरेखा दिखाई गई है, अराउंड 135 करोड़ डोजेज़ का रोड मैप दिखाया गया आपके सामने। और ये भी उम्मीद करी गई कि जैसे जैसे वैक्सीन अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, गति तेज़ होगी और एक दिन ये भी आएगा जब उस नंबर की भी वैक्सीनेशन की इम्प्लीमेंटेशन है वो जो हो रहा होगा। नेक्स्ट। Yeah, 4. और जुलाई में जितने वैक्सीन वो 51 करोड़ अराउंड अबाउट जो कहा गया था, दे हैव बीन अचीव्ड, वी हैव कम्युनिकेटेड दैट एंड वी आर होपफुल एंड वी आर कॉन्फिडेंट that the roadmap presented to you for August to December will also hold good. Could you please share the findings of the central team that went to Kerala? Yeah. केरल जो टीम गई थी उसके वही कह रहे हैं आप? Okay. कुछ So there was a 6-member team which was sent to Kerala, and they have now come back. And from what we could get from details from them, the team was primarily headed by Dr. Sujit Singh, Director NCDC, supported by ex-Deputy Director General of Disaster Management Cell and public health experts. उन लोगों ने जो कुछ जिले भी विजिट किए, कुछ और प्रांत भी विजिट किए, तो उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन थी जो उन्होंने स्टेट्स के साथ शेयर की हैं, सो एज टू 8 स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मैनेजमेंट। एक रिपोर्ट जो अभी मुझे मिली है थोड़ी देर पहले, जिसमें कि एक टीम ने मल्लापुरम को विजिट किया था और वहाँ उन्होंने पाया कि एक अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है टेस्ट पॉजिटिविटी रेट में, और जो अभी अप्रॉक्सीमेटली 17.26% है। उन्होंने टीम ने ये भी फोकस किया, उन्होंने टीम ने स्टेट को यह भी एडवाइस किया कि एक्टिव सर्विलेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी मुख्यतः ये देखा गया है कि जो लोग सिम्टम्स फील करते हैं वो टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो हमारी कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी कहती है कि जहाँ पर क्लस्टर ऑफ केसेस रिपोर्ट होते हैं वहाँ पर हम एक कंटेनमेंट जोन बनाएं, उसके अराउंड एक बफर जोन बनाएं, जो हमारे एस्टैब्लिश्ड एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच शुरू से रही है कोविड-19 मैनेजमेंट से संबंधित, और उसके ऊपर प्रॉपर पैरामीटर कंट्रोल करके हमारी स्पेशल टीम्स हैं जो कि हाउस टू हाउस विजिट करके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और साथ में एक्टिव केस फाइंडिंग और जिनकी टेस्टिंग करानी है उनकी टेस्टिंग करा के उनको मॉनिटर करें। तो उसके लिए वहाँ पर अभी उसको और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। यह एडवाइस स्टेट को हमारे टीम मेंबर्स ने दी है। वहाँ पर उन्होंने ये भी पाया कि जिस तरह से ABCD क्लासिफिकेशन कर कर एक हफ्ते के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उसका जो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट है अभी उस संभावित उसमें हमें नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा है कि वाइल स्टेट विल टेक अप कंटिन्यू विद दिस इनिशिएटिव, बट व्हाट इज क्रिटिकल कि जो कंटेनमेंट अप्रोच है उसको, जो हमने गाइडेंस दी है, जो हमारा टेक्निकल गाइडेंस है, उसको 100% फील्ड पर फॉलो किया जाए। एक और जो उन्होंने नोट किया कि वहाँ पर RT-PCR की टेस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली इस जिले में करीब 20% थी और रैट पर 80% जोर है, तो ज़रूरी है कि गोल्ड स्टैंडर्ड के रूप में RT-PCR टेस्टिंग को थोड़ा बढ़ाया जाए। एक मुख्य पॉइंट जो और उभर कर आया है कि ज़रूरत है कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग प्रॉपर हो, क्योंकि अगर वहाँ पर देखा गया है उस पर्टिकुलर जिले में 91% केसेस होम आइसोलेशन में है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में अगर हम ये माने कि एक फैमिली में 5 लोग हैं तो वो डेफिनेटली 5 लोग हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हुए क्योंकि वह उस इन्फेक्टेड पर्सन से संभावित है उसके आसपास रहे हैं। लेकिन वहाँ पर केस कॉन्टैक्ट रेशियो 1:1.5 के करीब नोट की गई है।
तो यानी कि ज़रूरत है कि हमने इससे पहले भी एडवाइस दी थी कि हमारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक्चुअली 1:20 होनी चाहिए और 1:20 के आसपास होनी चाहिए। तो कॉन्टैक्ट कंटेनमेंट ऑपरेशंस एज वेल एज कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को सही तरीके से फील्ड पे करेंगे तो हमें उसके संभावित और उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेंगे। साथ में जो हमारी होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस है उसको प्रॉपरली फॉलो किया जाए ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। जो लोग कोमॉर्बिड हैं उनको ज़रूरी हो, क्योंकि अगर हमें उनको डेथ से भी बचाना है और अदरवाइज भी उनको मैनेज करना है तो चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कराना पड़े, उसके लिए उनको प्रेरित किया जाए, उनको गाइड किया जाए, कम्युनिटी का सपोर्ट लिया जाए सस्टेनेबल बेसिस पर और उनको वहाँ पर हम शिफ्ट करें। यह भी एक एडवाइस दी गई है। साथ ही इस पर्टिकुलर जिले में जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, पर्टिकुलरली आईसीयू बेड्स पर और वेंटिलेटर बेड्स पर एक स्ट्रेन पाया गया, तो स्टेट को यह भी एडवाइस दी गई है कि एक स्थाई पर आप कंटेनमेंट पर ध्यान दें, दूसरे स्थाई पर जहाँ जहाँ आपका हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन में उसको इमीडिएटली एफर्ट किए जाए कि उस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए। और इसके साथ ही वैक्सीनेशन एज ए मेजर अप्रोच टूवर्ड्स मैनेजमेंट फॉर लॉन्ग टर्म, उस पर भी स्टेट उसी हिसाब से कार्य करती रहे। Okay, 22. Dr. Paul, I am Ayushman. You said 50 crore doses were delivered. By July 31st, 48.8 crore doses were given, which is 94%. Covishield, you got more than expectation, but Covaxin, half of what you projected in Supreme Court, you got it. A few initial doses from Bangalore batch didn't qualify. You have 3 PSUs. What is the timeline? What is the problem with Bharat Biotech's Covaxin, sir? When are we seeing the expedition in the numbers? And by when IIL is going to manufacture the vaccine? थैंक यू। मैंने ये कहा कि 51 करोड़ लगभग डोजेस जो हैं वो जुलाई तक उपलब्ध थी और सिस्टम में है। 47 मान लीजिए कि लग गई थी और 3-4 करोड़ जो हैं, 2.5-3 करोड़ वो सिस्टम में है, पाइपलाइन में है। नाउ वी अंडरस्टैंड दैट कॉन्वर्सेशन वेरी वेल, सो दैट वाज टेकन केयर ऑफ। जो आपने इशू ये रेज़ किया है कोवैक्सीन के बारे में, यहाँ से भी पहले भी मैंने भी अपने आप से एक्सप्लेन किया है आपके सवालों के जवाब में कि जो उनकी कैपेसिटी बढ़ाने का जो एफ़र्ट है उसमें जो मेजर क्वांटम जंप मिलेगा वो जब बेंगलोर की फैसिलिटी एक्टिवेट हुई है उसके साथ आता है। ये बहुत बड़े साइज़ का रिएक्टर और सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया है और उसमें जो कंट्रीब्यूशन है अब वो हो गया है, आना शुरू हो गया है। और उसमें थोड़ी डिले हुई क्योंकि जो स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेसेस में जो क्वालिटी एश्योरेंस की उनको प्रोडक्ट्स की आउटपुट मिलनी चाहिए थी उसको स्टैंडर्डाइज करते, फाइन ट्यून करते हुए उसको उस लेवल तक लाते हुए और एफिशिएंट फ्लो में लाते हुए एक नई इंडस्ट्री शुरू हुई है, उसको ऑप्टिमाइज करते हुए, स्टैंडर्डाइज करते हुए, वैलिडेट करते हुए उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वक्त लगा है, इसलिए थोड़ी सी उस तरफ से डिले हुई है। लेकिन उन्होंने इसकी एवज में कह लीजिए या इसके एडिशन में एक एडिशनल फैसिलिटी जो उनके ओरिजिनल प्लान में नहीं थी अंकलेश्वर में शुरू करी, जिसमें कि हमें 6 मिलियन के करीब डोजेस जो हैं वो एडिशनल वहाँ से भी प्राप्त होंगी और वो सिस्टम ठीक चला हुआ। वो एक रेबीज़ वैक्सीन बनाने की उनकी पुरानी एक फैक्ट्री थी। सो उन्होंने अपनी तरफ से एफर्ट किया। कुछ हिकअप्स कभी टेक्निकल ऐसे आ जाते हैं, वी शुड रिस्पेक्ट, वी शुड नॉट डीमोरलाइज द एफर्ट बीइंग मेड by our industry colleagues. In response to the PSUs, it is my current information that to an extent from the Indian Immunological Limited, we may start getting about 2 million doses by September, late August, September. Availability हमें visible हो रही है। जो हैफकिन है और गुजरात कंसोर्शियम है और बिबकॉल है, there is a substantive infrastructure being built or modified or repurposed. That will take a little time, so we should expect more clarity on their timelines after some more time, I would say. But also, I think broadly, we should look at November, December or so for activation of those additional PSUs. But the efforts are going on. Tech transfer is going on, but from Indian Immunological Limited, which is located in Hyderabad itself, we are now
visualizing some degree of contribution. Thank you. Okay, 56. सर, संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा गया था कि टीकाकरण का टाइमलाइन नहीं दिया जा सकता, तो आप बता सकते हैं कि जो वयस्क आबादी है उसको टीकाकरण कब तक लग जाएगा? वयस्क आबादी, एडल्ट जो पॉपुलेशन है उसको कब तक टीकाकरण हो सकता है आपके मुताबिक? और दूसरा, बच्चों की वैक्सीन का स्टेटस अगर आप बता सकते। देखिए, जो जवाब दिया जा चुका है पार्लियामेंट में, उसको ही आप आगे लेके अपने तरीके से इंटरप्रेट करिए, एक्सेप्ट करिए, because those are statements being made with full responsibility and they are in public domain. जहाँ तक कि बच्चों के वैक्सीन का ताल्लुक है, आप यू आर अवेयर कि कुछ देशों ने कुछ वैक्सीन्स को बच्चों में लागू किया है अप टू अ सर्टन एज। हमारे एफर्ट्स भी इसमें चले हुए हैं। लगभग हर बारी हम इस बात को क्लैरिफाई करते रहे हैं कि कोवैक्सीन का ट्रायल इज़ ऑन, जाइडस कैडिला का ट्रायल इंक्लूड्स चिल्ड्रन। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग द फाइनल recommendation whether it is a vaccine that it is now ready for emergency use in adults or also adults and children. We will know that maybe in a week or so, I guess, or maybe maximum 2 weeks or maybe earlier. और जो तीसरा वैक्सीन है वो नोवावैक्स वैक्सीन को भी परमिशन मिल गई है बच्चों में ट्राई आउट होने की। बायोई ने भी अपनी एप्लीकेशन बच्चों में ट्राई करने की दी हुई है। तो these are the developments. We are watching the space and preparing for vaccination of children in due course. Yes. 16. सर, नितिन बोल रहा हूँ डीडी न्यूज़ से। ये कई ऐसे रिपोर्ट देखने को आ रहे हैं कि जो हाल ही में सीरो सर्वे जारी किया गया है उसके आधार पर बताया जा रहा है कि जो राज्यों में कोरोना के मामले हैं उनकी अंडर काउंटिंग की गई है। तो मंत्रालय इसको किस तरह से देखता है और ये जो अंडर काउंटिंग की बात हो कितना सही है? देखिए, इसके बारे में बिल्कुल मैं साफ करना चाह रहा हूँ बात को कि सीरो सर्वे is done with the specific purpose of enunciating how many people have antibodies, how many people have had previous experience to COVID-19. Remember, all the sero surveys that have been done, जो किए गए हैं ICMR ने, वो नेशनल लेवल पिक्चर को देने के लिए किए गए हैं। उसमें जो 28, 29, 30,000 जितना भी सैम्पल साइज लिया गया है जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, that only covers an overall picture. It does not cover, it is not meant to cover granularity at the level of state and leave alone a sub-state level granularity. And that's why official picture जो सीरो सर्वे की बताई जाती है, firstly that should be seen only in the national context. Having said that, remember, अगर एक एंटीबॉडीज पाई गई हैं, सीरो पॉजिटिविटी पाई गई है एक व्यक्ति में, तो ये शोज़ कि एक्सपोजर हुआ है। एक्सपोजर का मतलब नहीं है कि सीरियस डिसीज़ हुई, एक्सपोजर का मतलब नहीं है कि एडमिशन हुई, एक्सपोजर का मतलब ये नहीं है कि ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इस दशा में ही हुई हैं कि एक सिग्निफिकेंट लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन पैदा हुई हो। इसलिए, और ये भी पक्की बात है कि जो अगर टेस्ट नहीं करवाता कोई या टेस्ट नहीं होता, it is more likely that the situation may have been asymptomatic or totally not known to the individual. It's well known. In most cases, above 80%, there are no symptoms and you're totally unaware. Now, that situation cannot be equated with a situation where there is a significant chance of mortality. In other words, sero survey includes a huge number of people who were asymptomatic. उसको एक्स्ट्रापोलेट करके कहना कि इतनी प्रपोर्शन में मोर्टेलिटी होगी, इट इज़ इरेशनल, इट इज़ बायस्ड, इट इज़ मिसप्लेस्ड. एंड ऑल्सो रिमेंबर द अदर एस्पेक्ट इन दिस पर्टिकुलर सीरो सर्वे, at least some part of it has come from the vaccines. And vaccine is protective. We want the vaccine-related seropositivity to increase by the day, and therefore to take that whole issue lock, stock and barrel. एक बारी उसको पकड़ के कुछ मैथमेटिक्स लगाना, कुछ assumption लगाना, अपने ही हिसाब से उनको अप्लाई करना, फोर्स करना और एक पिक्चर को लाना is not scientifically valid. And this I think is biased. This is not the way how an interpretation of data should be done. This is not the way to convey information, misleading information to people. So please, sero survey to be used for such estimates, the way it has been done,
the way it has been done in a very biased manner, in an unscientific manner, is not desirable. Number 10. Sir, Milan here from India Today. So please tell us, now that Johnson & Johnson has also withdrawn its application from the DGCI, we want to know what is happening with regards to status of Moderna, both COVAX vaccines that were supposed to be available for Indians, as well as Pfizer. Has the indemnity deal been struck? If not, where is it stuck? So ma'am, you asked about Johnson & Johnson withdrawing application. तो we would like to brief you कि Johnson & Johnson ने emergency use authorization के लिए अप्लाई नहीं किया था. The application was to undertake clinical trial. और जब हमने एक रिलैक्स गाइडलाइन इशू की जिसमें हमने ये कहा कि हम क्लिनिकल ट्रायल अगर आपको किसी जैसे मान लीजिए यूएस FDA या यूरोपियन यूनियन या जापानीज रेगुलेटरी एजेंसी इनके अप्रूवल हैं, तो हम आपको क्लिनिकल ट्रायल से इमीडिएट एग्जाम्पशन देते हुए शुरू में आपको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अलाउ करेंगे एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द ट्रायल लेटर ऑन. तो उस प्रोसेस में सिंस उन्हें अब उसकी ज़रूरत नहीं थी तो उन्होंने वह एप्लीकेशन विड्रॉ की है. जो मीडिया में ये खबरें आई हैं कि जॉनसन ने अपनी कोविड वैक्सीन का अप्रूवल प्रपोजल विड्रॉ कर लिया, वो थोड़ा मिसलीडिंग है. We still are in consultation with them. As we have explained to you previously, it takes coming together on the grounds, on the conditions of the contract, on other issues. We will bridge it. We have made progress. We hope to make more progress. Thank you. 70. ऐसे बोले ना. हेलो, ठीक है. हेलो सर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईटी कानपुर ने ये स्टडी किया है और ये कहा है कि शुरुआत हो जाएगी थर्ड वेव की अगस्त मिड से और पीक पर अक्टूबर में जाएगी. इस पर क्या कहना चाहेंगे? दूसरा सवाल ये है सर, जो केरला में केसेस बढ़ रहे हैं, कंटेनमेंट जोन और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि वहाँ पर कोई और भी वेरिएंट है डेल्टा के अलावा, या फिर डेल्टा प्लस है, या फिर क्या वजह है? सो मैम, ऑन द इशू ऑफ वेव हम लोगों ने इस मंच पर इस बारे में कई बार बात की है. पहले हम आपसे विनती ये करना चाहेंगे कि अगर हम वेव को भी एक पैरामीटर मान के चलें तो देश में अभी सेकंड वेव पूरी नहीं हुई है. अभी भी केसेस 30,000 की संख्या में आ रहे हैं. दो विषय हमारे सामने आ रहे हैं. एक तो यह है कि केसेस जो हैं अब एक लिमिटेड एरिया से आ रहे हैं, ज़रूरी है कि हम वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उनको कंटेन करें. दूसरा यह है कि जैसे जैसे देश में गतिविधियाँ खोली गई तो उसमें हमने जब गतिविधियाँ खोलने पर हमने ये पाया कि कुछ प्रांतों में कोविड सेफ बिहेवियर अगर फॉलो नहीं होगा तो हो सकता है केसेस बढ़ें. इस मंच पे हमने इसमें बात की और उसके प्रभाव के रूप में शायद हमने जैसे कि सर ने कहा कि 0.6 R0 था, उसके बाद 0.8 हुआ, बढ़ते बढ़ते आज हम उसको R1.2 के करीब देख रहे हैं. तो ज़रूरी है कि जिन प्रांतों में केसेस बढ़ने की तरफ दिख रहे हैं वहाँ पर भी हम उतनी सजगता से कार्य करें. तो ये दोनों चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है कि सेकंड वेव ही हमें सबसे पहले मैनेज करनी है. दूसरी चीज़ है, अगर आप कभी भी वेव के बारे में बात करें तो हमने इस मंच पर आपको बताया है कि वेव जो है दे आर मोर ऑफ ए पोस्ट फैक्टो अंडरस्टैंडिंग और इवैल्यूएशन ऑफ प्लॉटिंग द केस ट्रेजेक्ट्री. उससे भी पहले हमारा एक्शन क्या है दैट विल डिटरमिन. वेव के दो कंपोनेंट हैं. एक कंपोनेंट है एक प्रकृति के रूप में, जैसे आपने कहा कि वेरिएंट आ सकते हैं, तो एक प्रकृति के रूप में हमारे सामने एक नया चैलेंज आ सकता है. दूसरा, हमने इससे पहले भी इसमें बात की है, एक हमारी प्रवृत्ति क्या है, हमारा बिहेवियर कैसा है, क्या हम इस वायरस को समझ के इस वायरस के अनुरूप इससे बचने के लिए कार्य कर रहे हैं, वह भी हमें सपोर्ट करेगा, कपल्ड विद द फैक्ट कि हम उसको वैक्सीनेशन से और एड करें. तो इन दोनों कंपोनेंट पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है. हम आपके द्वारा फिर सबसे विनती करना चाहेंगे, हमें सबका, इस देश के हर नागरिक ने सपोर्ट दिया है स्टेट को, गवर्नमेंट को इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर लास्ट 1.5 ईयर एंड मोर. लेकिन ये बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई है और हमें प्रकृति से दिया हुआ चैलेंज,
कपल्ड विद द फैक्ट हमारी प्रवृत्ति क्या है, उससे हम कैसे मैनेज करें, इन दोनों को मिक्स करते हुए हमें इस पे फोकस करना है। इसी से संबंधित आपने केरला के विषय में कहा है, तो जैसे मैंने इससे पहले आपको भी सबमिट किया है, वेरिएंट कैन लीड टू ए सिचुएशन इन टर्म्स ऑफ हायर ट्रांसमिसिबिलिटी विच हैज बीन नोटिस्ड नॉट ओनली इन केरला, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड नाउ अक्रॉस द वर्ल्ड। लेकिन वेरिएंट को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल आज भी वही है, सेम 5-fold स्ट्रैटेजी, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। इन पांचों जो हमारे कंपोनेंट है मैनेजमेंट के, इनसे हम इधर से उधर कभी भी होंगे तब हम देखेंगे हमारे केसेस की संख्या बढ़ेगी। मैं फिर से आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी प्रकृति के दिए हुए चैलेंज के साथ साथ हमारी प्रवृत्ति हमारे मैग्नीट्यूड ऑफ जो केसेस आएंगे उसको डिटरमिन करती है। तो जरूरी है कि हम कभी भी ना भूलें कि हमें कोविड सेफ बिहेवियर का पालन करना है। Number 26. So Sneha from India Today. My question is, what is the plan? How do you intend to go about vaccinating children? Because there is a suggestion from the ministry as is from experts that priority group among children, those with comorbidities, that's a list that has to be drawn up. Has any work started in that direction just yet? The notion to, on priority, vaccinate children who have comorbidities is scientifically appropriate and valid. Because हमने यहाँ से भी शेयर किया था कि जो चाइल्ड कोविड है वो रिलेटिवली माइल्ड डिजीज़ होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, और जहाँ भी एडवर्स आउटकम्स हुए हैं ऑफन देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट कोमॉर्बिडिटी. सो दिस प्रिंसिपल होल्ड्स गुड एंड इट ऑल्सो होल्ड्स गुड, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, फॉर एडल्ट्स. And therefore, as a scientific principle, this is valid. Now, the issue is, before we embark on vaccinating children, we need to have a vaccine which is entitled and appropriate and licensed for use in children. And that is why our progress on the ongoing trials, ongoing scientific work is very important to be undertaken, to be understood. So, ये issue है, लेकिन जब availability हो तो सबको लगे या प्रायोरिटी ग्रुप में लगे, ये बातें उस टाइम पे और सोची जा सकती हैं. और ये प्रिंसिपल जो आप इनंसिएट कर रहे हो, इट इज़ साइंटिफिकली वैलिड एंड दैट अप्रोच हैज़ अ मेरिट. Okay, 9. Sir, is there actually any talks going on whether to reduce the private, the 25% private quota for vaccination that is going to be given, whether that is being, because there are talks that it is going to be reduced. Secondly, when we talk about the district Malappuram, like Mr. Love Agarwal said that there is 17.2% of positivity rate. Is it because of the relaxation that was given during one of the specific festivals as being claimed? There is no discussion on changing the private sector channel allocation as of now. Absolutely not. We believe that is a very important channel that enhances our reach, it enhances and multiplies our effort, and we'll continue to work through that channel. So on the second point, on the issue of relaxations leading to increase in cases, so this could be what we discussed just now, is कि अगर कभी relaxation भी दी जाती हैं तो we have always advised states that follow-up of COVID appropriate behavior still remains the mainstay, and its adherence monitoring also becomes critically important. But what is very critical for us to sort of kindly delve collectively on this issue, while government talks about restrictions and relaxations, if we have to manage this virus on a continued basis, it has to be primarily managed in terms of working with community. That is why from moment one, if you remember, Honorable Prime Minister's talk about Jan Andolan has been the mainstay. How do we work with community? How do we engage with them? How do we bring it to their notice that what additional support on a continued basis we need from the community to take this battle head on? So not only relaxation or restrictions, follow-up of COVID appropriate behavior, as well as maybe issues related with effective containment strategies will critically hold
an important imperative in terms of management of COVID-19. Thank you, friends. We close the press conference now.